नमस्कार किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में रोग प्रबंधन एवं सरसों में की जाने वाले समसामयिक कृषि कार्य की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। कई किसान भाइयों ने पूसा संस्थान में उपलब्ध बीजों की जानकारी मांगी है, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पूसा संस्थान के बीज उत्पादन इकाई के प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, प्रभारी बीज उत्पादन इकाई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा संस्थान, नई दिल्ली से हूँ। किसान भाइयों, विगत वर्ष की भांति इस बार भी संस्थान ने रबी फसलों के बीज उपलब्धता को लेकर एक पखवाड़े का आयोजन किया है, जिसमें जो कि 3 तारीख से और 18 तारीख तक बीज की उपलब्धता किसान भाइयों को सुनिश्चित कराने हेतु चलाया जा रहा है। मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो उनके क्षेत्र में अनुमोदित किस्में हैं, उनका बीज लेने हेतु संस्थान में आएं। इसी के साथ संस्थान में बीज लेंगे और खरीफ फसलों के प्रदर्शन को भी अवलोकन करें। इस बार हम 3 फसलों के मुख्यतः बीज जो हैं रबी फसलों के, वो लेके आए हैं। उसमें गेहूं में 2967 है और HD 3386 है, 3385 है, 3369 है, 3226 है, 3086 है, 3298 है, 3271 है, 3410 है और 2428 जो अभी इसी साल क्वालिटी के लिए विमोचित किस्म का है। 2851 हमारी बहुत प्रचलित प्रजाति वो भी है, और जो उन्नत HD 2967 का विकल्प है 3406 वो भी है। इन सबका मूल्य 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रखा गया है, और इनकी जो पैकिंग है, जो बोरी का साइज है, वो 40 किलो और 20 किलो रखा गया है। तथा इसी के साथ इस वर्ष हमारी एक संस्थान की बहुत जिसकी मांग है चने में, वो पूसा मानव 211, जिसको 20211 के नंबर से जानते हैं, पूसा मानव भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो इसके बीज को यहाँ से ले सकते हैं। 4 किस्में हम सरसों की भी लाए हैं। उसमें एक कम अवधि की 108 दिन की पूसा मस्टर्ड 28 और 3 जो अपने फुल समय की किस्में हैं, पूसा मस्टर्ड 30, पूसा मस्टर्ड विजय, पूसा विजय जिसको कहते हैं, और पूसा सरसों 37 जो अभी इसी वर्ष विमोचित हुई है। किसान भाइयों, वेजिटेबल का भी कई किस्मों का बीज उपलब्ध है, वेजिटेबल किट उपलब्ध है। चने का बीज का भाव 150 रुपये रखा गया है, और मस्टर्ड का, सरसों का भाव 135 रुपये प्रति किलो रखा गया है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस व्हीट पखवाड़ा जो कि 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक है, किसान भाई आएँ और प्रथम पाओ के उसमें आप अपना बीज ले जा सकते हैं। मैं किसान भाइयों को ये भी सुनिश्चित कर दूं कि संस्थान ने पखवाड़े के हिसाब से ये सोचा है कि कोई अवकाश के दिन भी हम बीज को वितरित करेंगे किसानों को। तो अतः किसान भाई जब भी समय हो, 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक संस्थान में भ्रमण करें। आप आ सकते हैं और बीज ले सकते हैं, और अधिक से अधिक नई किस्में और उन्नत बीजों को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ कमाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके आगमन की प्रतीक्षा में धन्यवाद। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है, जो संपूर्ण भारत में सिंचित और बरानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जाती है। पूसा समाचार के पिछले अंक में हमने आपको सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में बताया था।
रबी मौसम में सरसों की फसल लेने वाले किसान भाइयों को आज हम सरसों में की जाने वाली समसामयिक कृषि कार्य के बारे में जानकारी देंगे, जिसे बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर एस राठौर। राई सरसों के लिए उपयुक्त भूमियां हल्की दोमट मिट्टियां होती हैं, लेकिन इसकी खेती अगर देखा जाए तो हल्की दोमट मिट्टी से चिकनी दोमट मिट्टी में भी खेती की जाती है। सरसों की खेती मुख्य रूप से दो तरीके से की पद्धतियों में की जाती है। पहली पद्धति होती है जहाँ खरीफ के मौसम में किसान भाई नमी को सुरक्षित करके सितंबर के माह तक मध्य सितंबर आखिरी तक सरसों की बुवाई कर देते हैं। और इसके साथ साथ के दो फसलीय पद्धतियों में जहाँ पर खरीफ के मौसम में हम कोई फसल लगाते हैं और उसके बाद सरसों लगाते हैं, तो वहाँ पे हम पलेवा करके खरीफ की फसल की कटाई के बाद पलेवा करके सरसों की बुवाई करते हैं। खेत में नमी का स्तर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि सरसों का अंकुरण अच्छा होता है। तो इसके साथ साथ में इसके जैसे बीज दर की हम बात करें, करीब 4 से 5 किलो बीज पे हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। जैसे हम अगर लेट बुवाई करते हैं नवंबर के महीने में, उसके बाद इन क्षेत्रों में ऐसी जगह पर जहाँ पे मृदाएं क्षारी या लबड़ी होती हैं, तो वहाँ पर 10 से 15% हमको अधिक बीज की मात्रा को इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। और सबसे बढ़िया तरीका बुवाई करने का होता है पंक्ति में बुवाई करें। पंक्ति में बुवाई देखा गया है 30 से 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगर हम रखते हैं तो इसमें पौधों की संख्या बहुत उपयुक्त बनी रहती है। सावधानी रखने वाली बात यह है कि जब बुवाई के समय में जो उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीज के साथ मिलना नहीं चाहिए। अगर उर्वरक बीज के साथ मिल जाता है तो इससे सरसों का अंकुरण प्रभावित होता है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सरसों के बीज की बुवाई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी में करीब 7 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए। और जब ये उर्वरक बीज के नीचे रहते हैं तो इनका अच्छा प्रभाव होता है। बाद में जब पौधा अंकुरित होता है उसके बाद में पोषक तत्व की उपलब्धता भी अच्छी प्रकार से बनी रहती है। ऐसी मृदाओं में जहाँ भूमिगत कीड़ों की समस्या है वहां पर कुनोल फास की 15% करीब 25 किलोग्राम पाउडर को आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। और इसके बाद भी अगर भूमिगत कीड़े खेत में दिखाई पड़ते हैं तो मेलाथोन 50 EC जो होता है इसको 600 लीटर पानी में मिला करके करीब 1 महीने के बाद हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कई तरह के इसमें फफूंदी वाली बीमारी भी लगती हैं, जिसमें कई तरह के से वैसे आपके सफेद रोली हो गई है या तना गलन का हो गया, तो इसके लिए बीज का उपचार भी किया जाता है। कुछ फंजीसाइड जैसे कि कार्बेंडाजिम हो गया, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज उपचारित करने से फायदा मिलता है। इसके साथ साथ में ट्राइकोडर्मा एक और जो फंगल फॉर्मुलेशन होता है, ट्राइकोडर्मा की करीब 10 ग्राम मात्रा को प्रति किलो बीज से जब उपचारित करते हैं तो ये भी कई तरह के जो मिट्टी में जो ऐसे रोग पैदा करने वाले जो फफूंदी होती है उसको इनहास करता है। इसके साथ साथ में कई जगह पर जहाँ सरसों लगाते हैं वहाँ मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी रहती है, तो जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज है उसके साथ साथ में हमको जो बायो फर्टिलाइजर हैं जैव उर्वरक उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए अजोटोबैक्टर इसकी करीब 50 ग्राम का जो पैकेट आता है वो 1 हेक्टेयर बीज के लिए पर्याप्त रहता है। बीज उपचारित नहीं कर पाते हैं तो हम इसको खेत में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अजोटोबैक्टर या PSB को करीब इसकी 2 किलो की मात्रा को 1.5 कुंटल सड़ी गोबर की खाद में मिला करके खेत में बखेर करके उसको खेत में मिला सकते हैं। इस प्रकार से जब इन बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से अजोटोबैक्टर का प्रयोग करने से करीब 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है। और साथ साथ में PSB से भी करीब फसल की 30 से 40% जो फास्फोरस की जो मांग होती है उसकी पूर्ति होती है। इसके साथ साथ में देखा गया है खरपतवारों से भी काफी नुकसान होता है सरसों की फसल में। तो बुवाई के तुरंत बाद ऑक्जाडाइग्रेल करके 18% इसकी करीब 90 ग्राम की मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका करीब 500 लीटर पानी मिला करके छिड़काव करते हैं। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर ही आप धान की खेती कर रहे होंगे। देश भर से कई किसानों ने इस समय धान में रोग की समस्या से हमें अवगत कराया है, जिनके प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर के मंडल। जो मुख्य बीमारियां हैं वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो पत्ते में झुलसा रोग के नाम पे परिचित है। किसान भाइयों, मेरा हाथ पे ये जो बैक्टीरियल झुलसा रोग है, जो बीमारी है, इसकी जो लक्षण है आप देखिए। शुरुआत में इस टाइप का दिखते हैं, इसमें ऊपर से सूख जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सूखा हुआ पोर्शन नीचे नीचे फैलते हैं और उसके बाद सारे पत्ते ऐसे सूख जाते हैं। इस बीमारियों को पहचानने के लिए
और एक छोटा सा टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। मेरा हाथ पे 2 कल्चर टेस्ट ट्यूब है और इसमें विशुद्ध पानी है और इसमें हमने जो बीमारी वाला पत्ते हैं उसको तोड़ के हम इसमें डुबाएंगे। जैसे मैंने इसका कांटा अंत पानी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद इस कांटा अंत से आप देखेंगे जो धुआं जैसे चीज़ें निकलते रहेगा और ये कुछ देर बाद 5 से 10 मिनट के बाद ये पानी का जो कलर है वो धुंधला हो जाएगा और इससे आपका सही पहचान है जो ये बीमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और जीवाणु झुलसा रोग द्वारा संक्रमित है। उसके रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना पड़ेगा और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एक एंटीबायोटिक आते हैं, जीवाणुनाशक आते हैं। उस एंटीबायोटिक को 6 ग्राम का पाउच मिलता है और 6 ग्राम का पाउच 30 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। ये 2 स्प्रे का जो अंतर है वो 10 से 15 दिन होना चाहिए। जो शीत झुलसा रोग है उसका क्या लक्षण है? जो पानी है, पानी का स्तर है, तना और पानी का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर से इस टाइप का धब्बे शीत में दिखते हैं और ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं। इसको रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% मिला के और उसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिश्रण करके उसको स्प्रे करना पड़ेगा 1 से 2 बार 10 से 15 दिन के अंदर। ये मेरा हाथ पे जो बलियां हैं इसमें बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट जो जीवाणु झुलसा रोग पेनिकल में जो होते हैं ये ज़्यादातर ये आप देखिए इसमें कैसे धब्बे ब्राउन कलर की धब्बे दाने में होते हैं और ये तो शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे दाना बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगा जैसे ये मेरा हाथ पे है। और कभी कभी इसमें जो दाना भी पुष्ट नहीं होते, इसका अंदर जो मिल्क होते हैं वो नहीं होता, इसीलिए ग्रीन जो है चफी हो जाते हैं। बालियां निकालने से पहले ही एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल में पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा और एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एंटीबायोटिक आते हैं उसका 6 ग्राम प्रति 30 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन बालियां निकालने के बाद एक कॉम्बिनेशन फंगिसाइड है जो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%, ये इसका मिश्रण मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे लीफ ब्लास्ट बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे जिसका 3 दशा है, एक तो जो पत्ते में होते हैं उसको लीफ ब्लास्ट बोलते हैं और उसमें जो धब्बे होते हैं बादामी कलर का, ब्राउन कलर का, वो धब्बे का अंदर जो है उसमें ग्रे कलर का होते हैं और हल्का बादामी कलर होते हैं, हल्का ब्राउन कलर होते हैं और चारों तरफ डार्क ब्राउन कलर की उसमें मार्जिन होते हैं। उसके बाद एक तना में होते हैं, तना में पर्टिकुलरली तना में जो नोडल पोर्शन है उसी टाइप का लंबा सा जो ब्राउन कलर का लेशन धब्बे दिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो बालियां निकालने के बाद बालिया का जो नेक है, जो गर्दन है, उसमें भी उस टाइप का धब्बे होते हैं, उससे वो बालिया बिल्कुल गिर जाते हैं और उसके लिए इसका नाम है गर्दन तोड़ बीमारी है। इसको रोकथाम के लिए ट्राइसाइक्लोजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करना पड़ेगा और एक मिश्रण मिलता है जो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% और 25%, इसका जो घोल मिला के उसको भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में स्प्रे करना पड़ेगा। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। बिहार से कई किसान भाइयों ने करेले की फसल में कीट की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु साइपरमेथ्रिन की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला ने मिर्च के पौधे सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाईबैक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कैप्टान या बवस्टीन की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।
बिहार एवं उत्तर प्रदेश के किसानों ने अरहर में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उधम सिंह नगर उत्तराखंड से किसान भाइयों ने पपीते में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपैया एंथ्रेक्नोज का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु 12 दिन के अंतराल पर 2 बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।